Hey guys, how are you all? I Amrita Rawal welcome you all on how to. Students, इस चैनल के ऊपर हम लोग बहुत सारे strategies डिस्कस करने वाले हैं for all of you, whether you are a class 12 student or class 11 student, या ही आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. This channel will help you out in each and everything which is possible from our end. So students, watch each and every video which we are going to upload for all of you so that you can boost up your preparation with our help. आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत टॉपिक जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम रहता है, दैट वेदर वी शुड फोकस ऑन एनसीईआरटी अलोन फॉर बायोलॉजी प्रिपरेशन और वी शुड फोकस ऑन सम अनदर रेफरेंस बुक्स फॉर बायोलॉजी प्रिपरेशन. तो बच्चे लोग, अगर आप लोगों को 360 में से 360 मार्क्स लाने हैं, 340 प्लस मार्क्स लाने हैं, ठीक है, एक हायर टारगेट आपने सेट किया हुआ है बायोलॉजी के लिए, तो ऐसे स्कोर करने के लिए बच्चे लोग हमें चाहिए होता है थोरो एनसीईआरटी रीडिंग, कि हमारी एनसीईआरटी बहुत परफेक्टली कंप्लीट करी हुई हो. एंड काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी अलोन पढ़ने से क्या हमारा नीट क्रैक हो जाएगा, क्या हमारी बायोलॉजी के अंदर 340 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, क्या हमारे फुल मार्क्स आ जाएंगे. नाउ स्टूडेंट्स, फुल मार्क्स तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज देर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच वी कैन सी पास्ट 5-6 सालों से थोड़े से बाहर से तो आते हैं. कुछ 1-2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर के होते हैं, पर हम ये मान सकते हैं कि हमारे 95% क्वेश्चन जो हैं वो बायोलॉजी के अंदर जो आते हैं, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्डली आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली. सो व्हाई डोंट वी फोकस कंप्लीटली ऑन एनसीईआरटी? हम क्यों नहीं एनसीईआरटी को इतना थॉरो कर ले, इतना बेस्ट कर लें कि हमारा ये स्कोर आसानी से क्लियर हो जाए, क्रैक हो जाए, अचीव हो जाए, और हम फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऊपर हमारा फोकस शिफ्ट कर पाए ताकि ओवरऑल एक गुड स्कोर मिल पाए जो कि आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए. सो लेट्स सी कि हम कैसे स्कोर करें 340 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 360 जस्ट बाय एनसीईआरटी. सो आई एम ब्रिंगिंग सम ऑफ द की पॉइंट्स फॉर ऑल ऑफ यू, जिसको करने के बाद में आई कैन गारंटी, आई कैन बेट कि आप लोग अगर नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स लेके बैठ जाएंगे और सॉल्व करेंगे, सो यू विल बी एबल टू इजिली स्कोर 340 प्लस मार्क्स ऑन 360 इफ यू आर डन विद दिस मच. सो लेट्स सी हाउ वी कैन अचीव दैट. सो फर्स्ट थिंग इज देयर स्टूडेंट्स कि हम लोग हमेशा जब भी एनसीईआरटी को रीड करना स्टार्ट करते हैं, व्हेनेवर वी स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी, तो थॉरो रीडिंग की रिक्वायरमेंट हमें होती है. ठीक है, तो अगर हम प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे एनसीईआरटी को एंड इफ वी विल स्टार्ट रीडिंग एन नंबर ऑफ बुक्स फॉर बायोलॉजी, बहुत सारी किताबें पढ़ रहे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, किसी दिन डाइजेस्टिव सिस्टम एनसीईआरटी से पढ़ना चालू कर देते हैं, किसी दिन किसी XYZ मॉड्यूल से पढ़ना चालू कर देते हैं, किसी दिन सच्चा आदमी को रेफर करने लगते हैं. दैट इज ट्रू मैन. तो किसको रेफर करें हमें? तो वी हैव टू प्रायोरिटाइज द एनसीईआरटी रीडिंग. यू ऑलवेज नीड टू बी अ पर्सन जो कि एनसीईआरटी को सबसे प्रायोरिटाइज करके रखता है, फॉलो करता है फॉर योर नीट बायोलॉजी. एंड इफ यू प्रायोरिटाइज योर एनसीईआरटी रीडिंग, आई कैन से कि तुम्हारे चैप्टर्स जल्दी भी कवर होंगे और तुम्हारे चैप्टर्स अच्छे से भी कवर होना स्टार्ट हो जाएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू. एंड द सेकेंड थिंग, if I say कि मैम एनसीईआरटी पढ़ें कैसे, you know there could be multiple questions arising in your mind कि मैम how to study एनसीईआरटी, कैसे पढ़ना चालू करें, what could be the thought in our mind when we start the एनसीईआरटी preparation studying. Okay, so we have to focus on the keywords every time. Now what are keywords? There could be एनसीईआरटी in front of you all. ठीक है, you can take out any page, किसी भी पेज को आप देख सकते हैं बायोलॉजी के उठा के. I have just taken a reference example for all of you. तो यहाँ पर क्या दिखता है हमें, दैट बहुत बड़ा पैराग्राफ हमें दिखने मिल रहा है. ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को 5-5, 6-6 बार रीड करते रहते हैं, पर दे आर नॉट फोकस्ड, वो ध्यान से नहीं देख रहे उस चीज में, वो कीवर्ड्स नहीं ढूंढ रहे हैं उसके अंदर. ये पैराग्राफ किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, दैट विल बी कीवर्ड, इजंट इट? तो अब यहाँ पर हमें क्या दिखता है, एनसीईआरटी ने हमारे लिए खुद ही काम आसान किया हुआ है कीवर्ड्स को बोल्ड करके. ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे आइसोटोनिक इज अ कीवर्ड, hypotonic is a keyword, hypertonic is a keyword, so plasmolysis is a keyword. So this particular paragraph is talking about 3-4 things, that is isotonic क्या होता है, hypotonic क्या होता है, hypertonic क्या होता है, plasmolysis क्या होता है, और हमें इन वर्ड्स के मीनिंग जानने. ठीक है, जैसे कि आइसोटोनिक का मीनिंग क्या हो जाएगा कि अगर कोई एनवायरमेंट सेल के अंदर का, एनवायरमेंट सेल के बाहर का आइसोटोनिक टू ईच अदर है, दैट मीन्स वहां पर आयनिक बैलेंस सिमिलर है. ठीक है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर है, इनसाइड भी आउटसाइड भी, तो हम उस एनवायरमेंट को आइसोटोनिक बोल सकते हैं, उस सोल्यूशन को आइसोटोनिक बोल सकते हैं. तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि कीवर्ड जो होते हैं हमारे, वो हमेशा सारे कवर होने चाहिए
NCERT's keywords if you have done from every chapter, you have completed some 80% portion already. Second, we have done keywords पे focus करना. अब बच्चे सोचेंगे मैम थ्योरी रीडिंग के अलावा क्या हमें डायग्राम्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए? तो ऑफ कोर्स वी हैव टू फोकस ऑन द डायग्राम्स, बिकॉज डायग्राम्स से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बनती है. कई बार ऐसा होता है बच्चों कि एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स हैं सेम वही डायग्राम्स हमारे सामने आ जाते हैं और वही डायग्राम्स से क्वेश्चन आ जाता है और हम सोचते हैं कि ये तो आउट ऑफ द टॉपिक आया था, इसके बारे में लिटरेचर तो एनसीईआरटी में दिया हुआ ही नहीं था. ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम देखो अब तुम लोग. अब तुम्हें यहाँ पर देखने क्या मिल रहा है? ओके, कि हमें ये देखने मिल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास में मोलार्स, प्री मोलार्स, कैनाइन, इंसिसर, सिर्फ यही तो दिया हुआ है, यू नो, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ. अगर आपने डायग्राम ध्यान से देखा है तो आपको मालूम पड़ेगा कि इंसिसर जो है हमारे पास में वो 1 और 2 है. 2 इंसिसर्स, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलार, 3 मोलार. हमें कुछ ये भी देखने मिल गया है कि डेंटल फॉर्मूला भी दिया हुआ है इस डायग्राम के अंदर, तो दैट इज 2 1 2 3 by 2 1 2 3 into 2. ओके, और क्या देखने मिल रहा है इस डायग्राम के अंदर? हम ये देख सकते हैं कि इस वाले टूथ की बच्चों जिसको इंसिसर बनाना चाह रहा है ये, ओके 1 सेकेंड, तो जो इंसिसर टूथ हमारे पास सामने डायग्राम में आ रहा है, स्लाइड आगे शिफ्ट हो गया है थोड़ा, हाँ जी ये रहा. तो जो हमारे सामने इंसिसर बन के आ रहा है बच्चे लोग, इसमें क्या देख सकते हैं हम लोग कि हमारे पास एक सिंगल रूट बनी हुई है. इंसिसर टूथ के पास एक सिंगल रूट होती है. ठीक है, देन हम क्या देखते हैं कि 1 के बाद 2 स्किप कर दिया इस डायग्राम में और 3 दिखा रहे हैं. 3 के पास कैनाइन टूथ है. 3 नंबर कौन सा है? इट इज कैनाइन टूथ. सो कैनाइन टूथ के पास में कितने रूट्स आपको देखने मिल रहे हैं? अगेन यू कैन सी दैट देयर इज ओनली 1 सिंगल रूट इन द कैनाइन आल्सो. देन वी कमिंग ऑन टू प्रीमोलार टूथ. प्रीमोलार टूथ के अंदर बच्चों इस डायग्राम के अनुसार 2 रूट देखने मिल रही है. दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि अपर जॉ के अंदर कैनाइन के बाद वाले जो टूथ हमारे हैं प्रीमोलार जो हैं उसमें 2 रूट हैं और मोलार में 3 रूट हैं. ये एक जनरलाइज्ड ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं. हालांकि सारे के सारे प्रीमोलार्स में 2 रूट नहीं होते हैं. सम ऑफ द प्रीमोलार्स हैव 2 रूट, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव 1 रूट. ठीक है, और 3 रूट्स होते हैं हमारे मोलार्स में अपर जॉ वाले में और 2 रूट्स होते हैं हमारे मोलार्स में लोअर जॉ वाले में. तो दैट मीन्स कि ये डायग्राम अकेला देख के हम इसको बहुत सुपरफिशियली देखने की जगह वी कैन जस्ट गो इनटू डीप, समझ सकते हैं कि ये डायग्राम और क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन इससे. ठीक है, सो दिस इज 1 पॉइंट. देन नेक्स्ट इज योर फ्लो चार्ट्स बनाना और शॉर्ट नोट्स बनाना सीखना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो फ्लो चार्ट्स या शॉर्ट नोट्स जब भी हम लोग बनाते हैं बच्चों, तो हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास लंबे लंबे पैराग्राफ्स रिटन रहते हैं. लेट अस इमेजिन कि लिवर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है इधर. लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेइंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg इन एडल्ट ह्यूमन एंड सो मेनी अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन. ठीक है, तो बेसिक बातें हम एलिमिनेट करते जाएं. ठीक है, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, 1.2 kg का होता है. ओके, इसके बाद में कहाँ सिचुएशन है? अब्डोमिनल कैविटी में. हम कीवर्ड्स ढूंढ रहे हैं, किधर है? डायफ्राम के जस्ट नीचे है और बाइलोब्ड है. ओके, फिर इसके बाद में हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारे कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हैं सेल्स के एंड मल्टीपल अदर थिंग्स आर गिवन. सो हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट सम नोट्स आउट ऑफ दैट? हम इसके अंदर से अगर नोट्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ देख सकते हैं इसको एक बारी के लिए कि बाइल सिक्रेशन के बारे में बात हो रही है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाइल जो है, ओके ओके स्टूडेंट्स, सो जो बाइल है हमारे पास में, वी हैव बाइल. दिस बाइल के फ्लो के बारे में यहाँ पर क्या क्या डिस्कशंस किए हुए हैं. तो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो बाइल के फ्लो के बारे में जो डिस्कशंस किए हुए बच्चों, वो ये है कि सीक्रेट कहाँ से होता है? तो वी कैन सी लिवर से होता है. ठीक है, दिस इज सीक्रेटेड बाय द लिवर. हेपेटिक सेल्स सीक्रेट करते हैं इसको. और क्या कर सकते हैं? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हेपेटिक डक्ट में ट्रैवल करता है, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है. गॉल ब्लैडर की डक्ट भी बाइल को लेके जाती है आगे फर्दर, और फिर पैनक्रियास की डक्ट के साथ मिक्स होती है. सो मेनी इंफॉर्मेशन रिटन. ठीक है, इतने सारे इंफॉर्मेशन को हम थ्योरी से रीड क्यों करेंगे? वाई विल वी रेफर थ्योरी फॉर दिस इंफॉर्मेशन? सो ओके, सो इस डायग्राम में हमें देखने मिलेगा अभी आगे, देखो see this. So this diagram what we can see is, हमें इस डायग्राम में क्या देखने मिल रहा है? We are able to see कि यहाँ पर यही सारी चीजें डायग्रामेटिकली लिखी हुई है. And can we sum up that all theory in this diagram?
Could we do that? Could we achieve that? Yes, definitely we can. हमारे सामने यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि ये जो डक्ट आ रही है बच्चों, ये लिवर से आ रही है, ठीक है। तो इन डक्ट्स को हमने लिवर की डक्ट्स बोल दिया है, इनको हम हेपैटिक डक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। हेपैटिक डक्ट के बाद में हम क्या देखते हैं कि ये डक्ट कॉमन आके बना रही हमारी कॉमन हेपैटिक डक्ट, मतलब एक डक्ट जो दो डक्ट्स आ रही थे लिवर से वो एक हो चुकी है, मर्ज होके ये कॉमन हेपैटिक डक्ट हो गई। अब आप क्या देख सकते हैं, गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट जो है बच्चों, ये वाली, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट, ये डक्ट जो है आके मर्ज हो रही है इस बाइल डक्ट के साथ में जो कि लिवर से आ रही थी, और सिस्टिक डक्ट भी बाइल लेके आ रही है। तो आगे आने वाली डक्ट का नाम क्या हो जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट, राइट। कॉमन बाइल डक्ट आगे आ रही है हमारे पास में, और हम क्या देख सकते हैं कि ये आपके ड्यूडेनम पोर्शन के अंदर ओपन तो हो रही है पर मर्ज हो रही है पहले किसी के साथ में, इट इज मर्जिंग विद द डक्ट ऑफ पैनक्रियास, एंड फिर फाइनली हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो रही है। So all the information written in the early theory could be easily summed up by the diagram. So diagram के अंदर जितना possible theory का अगर आप portion introduce कर सकते हैं उतना करके, और बाकी बचे हुए portion के आप लोग जो हैं flow chart से short notes बना सकते हैं। So this will become very easy for all of you. इसी diagram के अंदर आपके पास बना हुआ नहीं है तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर जो हमारे structures present होते हैं जो कि control करते हैं secretions को open होने में, वो structures हम बना सकते हैं, जैसे कि sphincter of Boyden, sphincter of Boyden, and इधर हम देख सकते हैं कि sphincter of Oddi present है। अब sphincter of Boyden जो है ये तो NCERT के अंदर नहीं दिया हुआ है, but yes it is important. Then sphincter of Oddi हमारा यहाँ पर present है, ये जो मैंने अभी लेबल किया। So like that we can understand कि हमें कैसे करके थ्योरी को easy करना है, simplify करना है। So this could be one of the strategy which you can use for I can say if you want to simplify your diagrams and mix up the theory with all this, it will become very easy. Next is जो next हमारा point है, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है कि हम thorough reading करें, हम उसके अंदर diagrams पे focus करें, हम जो है short notes बना लें, ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमने अगर कोई चीज़ चालू की है तो फिर उसको हमें finish करना आना चाहिए। Like if I have started one of the chapter from any of the unit, could be cell, ठीक है, chapter number 11 तुम्हारा, तो अगर मैंने सेल पढ़ना चालू कर दिया है तो मैंने आधा सेल पढ़ के फिर अगला चैप्टर टिश्यूज चालू कर देना, ये गलत हो जाता है। If you start a chapter then finish it. If you start a chapter तो माइंड में टारगेट सेट करो कि इसको कंप्लीट करके ही उठना है, तो ऐसा ना हो कि कंप्लीट करने में 5-5 दिन लगा दिए, नॉट लाइक दैट। इट शुड बी फास्टर, इट शुड बी अ गोल ओरिएंटेड काइंड ऑफ थिंग, और तुम्हें उसे कंप्लीट भी करना है जब तुम उसे स्टार्ट कर देते हो तो। सो दिस इज वन थिंग which we have to keep in mind, how to score 340 plus marks, because if we will not follow all these points we will lack somewhere, हमारी 15 marks 20 marks और eliminate होते जाएंगे, which we don't want. Next is summary. तुम्हारे NCERT के हर चैप्टर कंप्लीशन के बाद एक समरी दिया हुआ होता है, वो समरी को तुम्हें ठीक से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा समरी को समझने के लिए क्या बेस्ट हो सकता है कि इफ यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स अलोंग विथ यू स्टडिंग फॉर द सेम गोल लाइक नीट, तो आप लोग उनको समझाना चालू कर दो कि अच्छा ठीक है देख ऐसा होता है कि बाइल जो उसका सिक्रेशन का फ्लो चार्ट ये है, ठीक है, इतने सारे जो हमारी ग्लैंड्स हैं इनके हार्मोन्स ये हैं, ये जो हमारे ग्लैंड्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के इनके एंजाइम्स ये हैं, सो दैट इट विल बिकम अ फिक्स थिंग इन योर माइंड। बिकॉज जिस चीज़ को तुमने पढ़ लिया वो तो ठीक है, हो सकता है याद ना रहे, पर जिस चीज़ को तुमने समझा दिया एक बार के लिए वो तुम कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। तो तुम लोग हमेशा ट्राई किया करो कि जब भी तुम्हारे को कुछ समरी पढ़नी है तो तुम समरी को किसी और बंदे को समझा भी दो, सो दैट इट विल बिकम परफेक्ट, छप जाएगी तुम्हारे दिमागों के अंदर, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि हमने अभी देखे। अब लास्ट एक छोटी सी चीज आती है कि मैम ये सब तो पढ़ लिया है, व्हाट टू डू एल्स इज प्रैक्टिस। इफ यू विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, अगर तुम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चालू कर दोगे तो तुम्हारी कभी भी जो थ्योरी तुमने पढ़ी है उसके कोई भी क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे, अगर तुमने थ्योरी पढ़ते ही साथ में एक बारी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया तो। पर हाँ, अगर अपने थ्योरी पढ़ी 3-4 दिन तक वेट किया फिर एमसीक्यूज लगाए तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, बिकॉज तुम काफी सारी चीजें भूल जाते हो। सो कंप्लीट योर थ्योरी, एज सुन एज कंप्लीट योर थ्योरी प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम एनी एनसीईआरटी बेस्ड बुक। So this is all about the NCERT, how can we score the great marks, and students such kind of strategy I'll be keeping on like making for all of you continuously so that you all can excel in your examinations, and whether you are 2022 aspirant, 23 aspirant, 24 aspirant,
वी विल क्रैक इट टुगेदर.